भारत हाथी की तरीके से है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उसके आगे चूहे। जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अमेरिकी मीडिया में वहाँ के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री डेविड वुल्फ कह रहे हैं और वुल्फ की इसी बात की विवेचना हम आगे करने जा रहे हैं और उस विषय पे हम विशेष रूप से आज का ये एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सी बातें हैं, नेपाल की बातें हैं, सब कुछ है, लेकिन उन बातों को छोड़ करके महत्वपूर्ण बातें मैं करने जा रहा हूँ संभावनाओं के ऊपर, परिणामों के ऊपर और परिणाम और संभावनाओं के संतुलन के ऊपर। तो मित्रों, ये दिव्यांगम यूट्यूब से मैं विष्णुकांत मिश्र आज की वार्ता शुरू करूं, इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल के ऊपर थोड़ी सी कमेंट भी दे दिया करें और इसको शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें। मैं बड़ा आप लोगों को विशेष रूप से आग्रह करता हूं और आप लोग हमारी जो लाइव टेलीकास्ट होता है बुधवार को 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का, जिसपे हम विविध विषयों पर प्रश्न उत्तर देते हैं। कल का एक हुआ था बड़ा, कल का विषय तो दिव्यांगों के पुनर्वास के ऊपर निर्धारित था। चूँकि दिव्यांगम यूट्यूब चैनल और दिव्यांगों के भी विषय में बात करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। खैर, उस विषय को छोड़ करके चलिए आज की बात करते हैं। कल ट्रंप का एक विषय आया जो आज के अखबारों में बड़ा चर्चित है, वो अखबार से ही मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने वाला हूं और उसके लिए मैं बड़ा उत्सुक हूं। ट्रंप का जवाब देने में प्रधानमंत्री जी ने भी बिल्कुल देर नहीं लगाई, तुरंत उन्होंने उनके ट्वीट के ऊपर रिप्लाई कर दिया कि मैं भी अमेरिकी साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने के मार्ग प्रशस्त करने की तरफ अग्रसर हूं। बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब मित्रों, एक दूसरा भी आयाम सुन लीजिए। आज ही के अखबारों में ये भी है, इन्हें यूरोपीय संघ के देशों से कहा है कि हमने भारत पर 50% टैरिफ लगाई है, आप सभी देशों को भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाना चाहिए। अब देखिए, ये विरोधाभास देख लीजिए, दोनों तरफ विरोधाभास है। एक तरफ कह रहे हैं कि बड़ा व्यापार वार्ता के लिए उत्सुक हूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करने के लिए, मोदी जी भी बहुत तैयार बैठे हैं उनसे बात करने के लिए। ठीक है, उनका बात करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि तरह तरह की बातें, भाई भारत का एक मर्यादा है, भारत की अपनी एक अस्मिता है, भारत का अपना एक रसूख है। तो भारत जब इस प्रकार के रसूख से इतना बड़ा है तो कभी भी अमर्यादित आचरण नहीं कर सकता है। हालांकि भारत के वो न्यारो जो हैं, उनके आर्थिक सलाहकार, वो इस प्रकार की इतनी गंदी, इतनी बदतमीजी भरी बातें करते हैं। अगर उन बातों का जवाब यहाँ देने चलने लगे तो इतनी यहाँ पर भारत वाले भी गालियाँ देने में कम नहीं है। अगर हम देने लगे, अपने पे आ जाए तो उनकी बोलती बंद हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ न तो राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पे या औपचारिक स्तर पे, सरकारी स्तर पे कोई बात की अमर्यादित बात की गई है और न हमारे यहाँ कभी किसी जनता की तरफ से या देश के लोगों की तरफ से, देश के बड़े बड़े विद्वानों की तरफ से कोई अमर्यादित आचरण नहीं किया गया। अमेरिका को कभी कुछ कहा नहीं गया, उन्होंने बहुत कुछ कहा, इतनी अशिष्ट बातें की और उनके लोगों ने नहीं की। उनके लोगों का तो वहाँ पर इस कदर इनकी आलोचना हो रही है मीडिया में, और वहाँ के अर्थशास्त्री, वहाँ के अभी अर्थशास्त्रियों को ये जो बात बताए थे, तो वहाँ के अर्थशास्त्री डेविड वुल्फ हैं और वो वुल्फ अर्थशास्त्री जी कह रहे हैं कि भारत एक हाथी के तरीके से है जिसके आगे ट्रंप एक चूहा है, बिल्कुल दब जाएंगे। वहाँ की अर्थव्यवस्था देखिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था चाक चौबंद आगे बढ़ती है, दिन दूनी रात चौगुनी की स्थिति चल रही है। वहाँ के ये बातें जो कही है वो कोई भारतीय समुदाय के समक्ष नहीं कही, वहाँ के बहुत बड़े मीडिया हाउस पे ये बातें कही, और बहुत बड़े मीडिया हाउस में जहाँ पे अमेरिकी थे,
अमेरिकी पत्रकार थे, अमेरिकी मीडिया पूरी थी, अमेरिका के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो बहुत बड़ा मंच था कोई। तो इस प्रकार की जब इनकी आलोचना खुद वहाँ पे हो, अभी हम आगे वीडियो इनका डालने का प्रयास करेंगे अगर संभव है जो, तो लेकिन जो हम देख रहे हैं कि भारत की मीडिया में भी संयम है, और भारत के सत्तारूढ़ दल और सरकारी तरफ से और सरकार की तरफ से और यहाँ के विद्वानों की तरफ से, यहाँ के विशेषज्ञों की तरफ से, यहाँ अर्थशास्त्रियों की तरफ से पूरी मर्यादा का पालन हो रहा है। हाँ, विपक्ष भी वो भी विपक्ष जो है अपने प्रधानमंत्री की आलोचना करता है कि वो ट्रंप से डर गए, ट्रंप ने समझौता कराया था, जैसे हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी। तो यहाँ की जनता जानती है राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी झूठ साँच जितना भी बोल सकता है। यहाँ का विपक्ष का नेता करीब करीब कोई भी तर्कयुक्त बात करता ही नहीं, वो तर्कहीन बात करता है, तर्क ऐसे वितंडा खड़े करता है। उनको मालूम है कि सकारात्मक कामों में और सकारात्मक कार्यों में तो मोदी का हम मुकाबला कर नहीं सकते किसी भी दृष्टि से। न तो कोई इनके पास कोई एजेंडा है, न कुछ कार्य करने का मतलब एक सकारात्मक कोई कार्य योजना है, कुछ नहीं इन लोगों के पास, केवल आलोचना। तो वो भी ये आलोचना करते हैं अपनी सरकार की, अपने प्रधानमंत्री की, अपनी भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल की, लेकिन इन्होंने भी कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। इन्होंने कभी भी ट्रंप की आलोचना नहीं की। यहाँ तक कि हमारे मोदी जी जब चीन गए, चीन में भी सीओ सम्मेलन में जब गए, तब भी वहाँ पे और सब बातें हुई, खूब हंसी खुशी हुई, सब कुछ हुआ। कोई इनके ट्रंप के 50% टैरिफ बढ़ाने का कोई प्रभाव भी नहीं दिखा पूरे। हाँ, उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो खूब कर रखी और बहुत तेज़ी से कर रही। अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं वो हमारा जो अभी तक कुछ दिन पहले जो पिछली तिमाही का जो जून में समाप्त हुई तिमाही का तो बहुत अच्छा गया ही है, 8 पॉइंट समथिंग। लेकिन अब आगे भी और आने वाला है। जो अनुमान है, जैसे कि पहले 6.4 था, अब 6.9 का अनुमान रखा है, यानी बढ़ी हुई। हम ज़्यादा के पास संख्या अंतर का बात नहीं कर रहे, मतलब बढ़ी हुई बात कोई अनुमान में विदेशी अर्थ यहाँ के जो बढ़ी हुई अर्थतंत्र की व्यवस्था के विषय में कोई घोषणा करे तो फिर हमको उसका स्वागत करना चाहिए, हमको उल्लासित होना चाहिए, हमको उत्सुक होना चाहिए, हमको प्रसन्न होना ही चाहिए। तो इस प्रकार की बातें हैं। अब जो अमेरिका एक ज़माने में, जैसा कि एक लेखक ने कहा है, अब उसका नाम नहीं आ रहा, कल मैं पढ़ रहा था एक अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटोरियल में पढ़ रहा था कहीं, तो अमेरिका जो अपने चरम पे पहुंच चुका, जब कोई चीज़ चरम पे पहुंच जाती है तब उसके आगे ऊपर बढ़ने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। फिर क्या होता, फिर नीचे उतरने का। जब आप ऊपर जाएंगे तो नीचे उतरेंगे। और भारत जो है हमेशा अभी तक अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल हमारी धीमी रफ्तार चल रही थी। हम मदारियों का देश कहे जा रहे थे, जादूगरों का देश कहे जाते, हमको कुछ नहीं मालूम था, ऐसा अनपढ़ बिल्कुल पिछड़े हुए माने जाए। अब इस समय एकदम से तेजी से बढ़ रहा और वो बढ़ता ही जा रहा, ऊपर चढ़ता ही जा रहा। जब कोई चढ़ता है तो चढ़ने की तरफ ही प्रयास करेगा अगर हिम्मती है, अगर उसको दिशा निर्देश सही मिल रहे हैं। तो हम तो ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका नीचे की तरफ, ढलान की तरफ है। तो अमेरिका और ढलान की तरफ क्यों है? अमेरिका में क्षमता है, अमेरिका में बौद्धिक संपदा भी है, लेकिन अमेरिका को के जो नीति निर्धारक हैं उन्होंने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब उसमें जो कोड़ में खाद के तरीके से ट्रंप जी आ गए। ट्रंप जी पहले तो ठीक थे, लेकिन इस बार उनकी आयु का प्रभाव समझा जाए, बूढ़े हो गए, 80 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। तो अब 80 साल में भारत में तो कोई कुछ करना, वो तो है भाई, वहाँ की क्या किस तरीके की व्यवस्था है, मेडिकल सुविधाएं हैं, सब कुछ है। अब वो किसी भी तरीके से ट्रंप का मतलब चारित्रिक पतन भी है, बहुत सी उनकी कहानियां हैं, उसकी हम पुष्टि नहीं करते, ना उनका हम उल्लेख करने जा रहे हैं, ना हम उसको चटखारे देकर बताने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के उदाहरण दिए जाते थे कि उनका कभी भी किसी व्यक्तिगत कार्यों में उल्लेख नहीं होता। वहाँ के राष्ट्रपति वाटरगेट कांड में कहीं पर हो गया था तो उनको इस्तीफा देना पड़ता। अब तो ये क्रिप्टो करेंसी का मतलब राष्ट्रपति होकर के पूरे व्यापार को, अपने दामाद बिटिया को पाकिस्तान भेजे हुए, पाकिस्तान में भेज करके पूरा उसका
व्यापार चलवा रहे हैं, और व्यापार चलवा करके वो दूसरे देशों को गिराने का। कल देखे नेपाल में कल परसों में जो अराजकता फैली है उसके पीछे अभी पुष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन करीब करीब 80% इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका का हाथ है, क्योंकि चीन तो अपने भाई ओली जो थे वो चीन के ही व्यक्ति थे, चीन का ही पूरा अप्रत्यक्ष रूप से वो चल रहा था। यहाँ तक कि कहा जाता कि चीन की जो एक बड़ी सुंदरी है वहाँ पर, उससे ओली के संबंध थे, जिस पे ओली ने इसका खंडन किया और बड़ा नाराज भी हुए थे इस प्रकार की। लेकिन धुआं तभी उठता है जब कहीं न कहीं आग होती है। तो इस प्रकार के जब है तो चीन तो इस प्रकार वहाँ कुछ नहीं करेगा, चीन तो उसको अधिग्रहण जैसे लंका में कर रहा था। ये सब काम जो है इस समय अमेरिका, अब भारत में कुछ नहीं कर पाया, ऑपरेशन 37 उनका फेल हो गया। तो ऑपरेशन 37 फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने हथियार डाल दिए और भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत व्यवस्था। वहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को 7 भागों में बांट देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो रही। तो खैर, भारत जब इतना मजबूत, इतना सब कुछ है, तो उसके लिए जब इस प्रकार की कल्पनाएं कर सकते हैं, तो ये हमारे पड़ोसी देशों में बांग्लादेश से इन्होंने मांगा था, शेख हसीना ने मना कर दिया था अपना युद्ध के लिए, अपना मतलब एक बेस मांगा था, बेस देने से उसने मना कर दिया सैन्य बेस बनाने के लिए। तो सैन्य बेस बनाने के लिए तब वो सैन्य बेस बांग्लादेश में बढ़ा करके चीन के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे, भारत को भी परेशान करना चाहते हैं। अमेरिका की नीति है, हमेशा दुष्टता करने के लिए अमेरिका प्रसिद्ध है, चीन भी है उसी में, लेकिन अमेरिका इस समय ज़्यादा, चीन तो इस समय थोड़ा सा नरम पड़ गया है। और अमेरिका चीन से डरता भी है, क्योंकि उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा सका। अब दूसरे देशों से कह रहा है कि तुम 100% लगाओ ना, 100% लगाओ, चीन के ऊपर लगाओ, भारत के ऊपर लगाओ। दूसरे को ऊपर भड़का रहा है यूरोपीय देश भी जानते हैं कि इसने कितनी गालियां खा रहा, कितना इसकी अर्थव्यवस्था जा रही नीचे, वो क्यों ये कहेंगे आप बैल मुझे मार। तो इस प्रकार से जैसे नेपाल में जो कुछ भी हुआ, नेपाल में एकदम से इतने बड़े देश, इतने बड़ी मात्रा में हिंसा, मार काट, यानी उनकी पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला देना, कितना गलत और कितना दुखद और कितना निंदनीय कार्य है। लेकिन अब इसको कहा जाए, वो कहते हैं वो युवाओं का वो क्या ऑपरेशन जी कुछ ऐसे इस तरीके से कहते हैं, वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जनरेशन गैप कोई कुछ नहीं, जनरेशन का वो है युवा जनरेशन जो हम हमेशा हर समय मोबाइल पर लगी रहती, उसको हाथ आगे कौन सामने आ रहा है उसको इस पर तो ध्यान नहीं, वो क्या ध्यान दे पाएगा। हाँ, ये जरूर हुआ कि वहाँ पे सोशल मीडिया पे प्रतिबंध जब लगाया गया तो वहाँ पर आंदोलन हुए, और उन आंदोलनों का प्रभाव नेपाल की इसे जो अराजकता पे है, और वहाँ के प्रधानमंत्री को भी भागना पड़ेगा। यानी वहाँ के वित्त मंत्री जो लेखक, क्या पूरा नाम नहीं मालूम है लेखक, उनको दौड़ा के पीटा जा रहा है। उनके प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो विपक्ष में थे, उनको भी मारा गया, उनको भी पीटा गया, उनको नंगे कर दिया। उनकी तस्वीरें देखकर बड़ा करुणा, बड़ा शर्म लगती है। तो इस प्रकार के, अब ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, ये सब बस आओ चलो, मतलब भेड़िया धसान, मतलब एक चला तो दूसरा चला, दूसरा क्या प्रयोजन है उससे कोई मतलब नहीं, बस चल दो, मारपीट करो। यानी पूरी संसद को जला दिया। अब संसद वहाँ पर नहीं है, संसद को जला दिया, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दी, और वहाँ के जो बैंक है उसमें भी आग लगाई, और वहाँ के जो व्यापारिक घराने हैं जो व्यापार करते हैं, जिससे आर्थिक तंत्र, यानी वहाँ के वित्त मंत्री के यहाँ पे घर में घुस करके उनके घर पे प्राप्त नोटों को ऊपर उड़ा रहे हैं। नोट भाई लोग पा जाएं, ठीक है, वो गए, कुछ नोट जला भी दिए गए। तो इसको जलाने से इनका क्या मतलब? हम तो मतलब एक बुद्धि से बिल्कुल पैदल। अब ठीक है, भीड़ में बुद्धि का प्रयोग होता नहीं है, वो तो बिल्कुल अराजक होती है। भीड़ तंत्र से जब बचने के लिए तो हम बड़ा मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में कहा गया, भीड़ तंत्र होती है तब उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी सूझ नहीं रहती। तो इस प्रकार से, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण जरूर हैं, और इस कारण में इसको सुनियोजित ढंग से हर एक शहर में एकदम सुनियोजित ढंग से एक समय पर क्रांति हो जाए 2-3 घंटे के अंदर, ये बड़ा ऐसा संगठित वहाँ का तंत्र नहीं है कि इतना वहाँ का विज्ञ तंत्र है। ठीक है, वहाँ के काठमांडू के एक नेपाल के जो मेयर हैं उनके ऊपर कहा जाता है, लेकिन मेयर तो अब सरकार बनाने से वो तो टेलीफोन तक नहीं उठाते। कोई महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए हाँ ही भरी है, कहा कि 1000 लोग जब कहेंगे तो बनेंगे। शायद उनके लिए 3-4 हज़ार लोगों ने
उनको कहा है, वो भारतीय मूल की हैं, जेएनयू की पढ़ी हुई हैं, मैं नाम अभी नहीं बताना चाहूँगा क्या है, लेकिन ऐसा है, कुछ ऐसी बात आ रही है। लेकिन इन सब के पीछे जो मेरा मुख्य मकसद है, आज का जो वीडियो बनाने का मुख्य मकसद है, वो ये है कि अमेरिका अपनी शैतानियों से बाज नहीं आ रहा है। अब अमेरिका की जो बात करने की बात है, ये बड़ी राह कठिन है, तलवार की धार के ऊपर चलना है। मोदी जी सब समझते हैं, मोदी जी के जो सलाहकार हैं समझते हैं, हमारे विदेश मंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत ही विज्ञ हैं, बहुत ही दूर से समझ लेते हैं क्या है, हमारे डोभाल जी इन सब बातों को। लेकिन जो इनके तरफ जाना है, इनसे वार्ता भी करना है, वार्ता कर लो और 50% टैरिफ लगा रहेगा, 50% टैरिफ लगा रहेगा। आप 50% टैरिफ लगे रहेंगे, दूसरे यूरोपियों को भड़काएंगे कि आप इनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दो। एक साथ दो प्रकार की बातें कैसे हो सकती हैं? तो ट्रंप का मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार जी से अनुरोध करना चाहता हूं, ट्रंप से जब भी वार्ता या कोई समझौता, कोई आर्थिक तंत्र या किसी विषय पर समझौता पर पहुंचने से पहले बहुत कई बार सोच समझ लेना। ये बहुत ही, हम तो खैर एक बड़ा साधारण व्यक्ति हैं, इनके हमारी सरकार के यहाँ बड़े अच्छे अच्छे सलाहकार और इसी बिंदु पर लगातार वो शोध कर रहे हैं, तो बताएंगे। और प्रधानमंत्री जी स्वयं भी अपने में पूर्ण हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अमेरिका से दुश्मनी भी न बढ़ाई जाए। ये इस बात की तो हम भी मानते हैं कि अमेरिका से दुश्मनी बढ़ा करके हम नहीं चल सकते, उससे सहयोग तो बढ़ाना ही होगा, हमें व्यापार स्थापित करने ही होंगे। लेकिन इस व्यापार स्थापित करने के विषय में कोई हम ऐसा गलती से भावना में बढ़कर हमको बेवकूफ़ बना करके ये कोई ऐसा समझौता न करा लें। हमको किसानों के हित पर कोई समझौता नहीं करना है, जो मोदी जी बात कर चुके उसी पर डटे रहना है। हम उनका कृषि संबंधी कोई आयात यहाँ पर देने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इस बात पर अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमारे किसान कहीं के नहीं रहेंगे और यहाँ की जनता बड़ी जल्दी दूसरे की चीज़ें अपनाने में, हमारे किसान बिल्कुल कहीं मिट्टी में मिट जाएंगे। तो इस प्रकार से उनका कृषि क्षेत्र में कोई आर्थिक कोई व्यापारी समझौता न किया जाए, और इसके अतिरिक्त कोई व्यापार होता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, ठीक है। और टैरिफ पे घटाने के सबसे पहले तो उनको जो ये अपमानजनक है, ये केवल आर्थिक नुकसान की बात नहीं है, अपमानजनक है कि 50% आर्थिक, हमारी सिधाई का आप गलत फायदा उठाएंगे। इस बात को इनसे ठीक से डट कर मुकाबले से बात विनम्रतापूर्वक भले ही कहना चाहिए, लेकिन तर्क संगत बात करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। हम चाहते हैं कि आप इसे शेयर भी करें, प्लीज प्लीज प्लीज। हम आपका बड़ा कमेंट है, आप जो करें, कमेंट नहीं करते, आप देखते बहुत हैं और देख करके हमारे इसकी व्यूवरशिप बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, नमन करता हूँ। लेकिन इसको थोड़ा सा आप कमेंट भी कर दिया करें, तो हमको ऐसा लगता है यूट्यूब समझेगा कि हमारे जो दिव्यांगम यूट्यूब के जो प्रसारण हैं उनको पब्लिक पसंद करती है। तो मित्रों, आज की इसी बात के साथ हम समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, नमस्कार।